नमस्कार दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 की पॉलिटिका चैप्टर 3 पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है। इससे पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, साथ में क्वेश्चन आंसर भी देखे थे। तो आज अध्याय 3 पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है चुनावी राजनीति। ठीक है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। परिचय। अध्याय 1 में हमने देखा कि लोकतंत्र के लिए यह न तो संभव है ना ही जरूरी कि लोग सीधे शासन करें। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने का है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किसी लोकतंत्र में प्रतिनिधियों को चुनाव कैसे होता है। हम शुरुआत यह समझने से करेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी और उपयोगी है। हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न दलों की चुनावी प्रतिद्वंदिता किस तरह लोगों को लाभ पहुंचाती है। फिर हम यह सवाल उठाएंगे कि किन किन चीज़ों के कारण कोई चुनाव लोकतांत्रिक होता है। इसी के सहारे हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनाव का अंतर समझ पाएंगे। अध्याय के बाकी हिस्से में हम इन्हीं पैमानों के आधार पर भारत में हुए चुनाव का मूल्यांकन करेंगे। इस क्रम में हम चुनाव के प्रत्येक चरण यानी विभिन्न चुनाव क्षेत्रों के सीमा निर्धारण से लेकर चुनाव परिणामों की घोषणा तक पर नज़र डालेंगे। हर चरण में हम यह सवाल पूछेंगे कि क्या होना चाहिए और प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है। अध्याय के आखिर में इस सवाल पर विचार करेंगे कि भारत में हुए चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से हुए हैं या नहीं। यहाँ हम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में चुनाव आयोग की भूमिका पर विचार करेंगे। चुनाव क्यों? हरियाणा के विधानसभा चुनाव। आधी रात के बाद का समय उत्सुक भीड़ शहर के चौराहे के पास पिछले 5 घंटों से अपने नेता के आने का इंतजार कर रही है। आयोजक भीड़ को बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि नेता बस अब आने ही वाले हैं। जब भी कोई गाड़ी पास से गुजरती लोग अपने नेता को देखने उम्मीद में उठ खड़े होते। उन्हें लगता है कि हमारे नेता आ गए हैं। यह नेता है श्री देवीलाल, हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख, जो गुरुवार की उस रात करनाल में भाषण देने वाले हैं। 76 वर्ष के इस नेता को आजकल जरा भी फुर्सत नहीं है। उनका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे शुरू होकर रात 11 बजे तक चलता है। आज सुबह से उन्होंने 9 चुनावी सभाओं में भाषण दिया है। पिछले 23 महीनों से वे लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। यह हरियाणा में 1987 में हुए राज्य विधानसभा चुनावों से जुड़ी एक अखबार की खबर है। राज्य में 1982 से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। जब विपक्ष के नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और लोकदल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया। उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया। अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो वे किसानों और छोटे व्यापारियों के कर्ज माफ़ कर देंगे। उन्होंने वायदा किया कि यही उनकी सरकार का पहला काम होगा। लोग तभी की सरकार से नाखुश थे। वे देवीलाल के वायदे की तरफ आकर्षित हुए। इसलिए जब चुनाव हुए तो उन्होंने लोकदल और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में जमकर वोट दिए। लोकदल और उसकी सहयोगी पार्टियों को राज्य विधानसभा की 90 सीटों में से 76 पर जीत मिली। लोकदल को अकेले ही 60 सीटें मिली और उसे स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस के हाथ तब सिर्फ 5 सीटें लगी। चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया। लोकदल के नवनिर्वाचित विधायकों ने देवीलाल को अपना नेता चुना। राज्यपाल ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने का नियंत्रण दिया। चुनावी नतीजों की घोषणा के 3 दिन के अंदर वे मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तत्काल बाद उनकी सरकार ने एक आदेश जारी करके छोटे किसान, खेतिहर मजदूर और छोटे व्यापारियों के बकाया ऋण को माफ़ कर दिया। उनकी पार्टी ने राज्य में 4 वर्षों तक शासन किया। अगले चुनाव 1991 में हुए। इस बार उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार बनाई। चुनाव की जरूरत क्यों? किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि अनेक ऐसे देश जो लोकतांत्रिक नहीं है वहां भी चुनाव होते हैं। पर हमें चुनाव की जरूरत क्यों होती है? आइए बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें। अगर सारे लोग रोज साथ बैठे और सारे फैसले मिलजुल कर लें
तब बिना चुनाव के लोगों का शासन संभव है। लेकिन जैसा हमने अध्याय 1 में देखा कि किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, ना ही यह संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय और ज्ञान हो। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? आइए एक ऐसी जगह के बारे में कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है, या ऐसी जगह की कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर होता हो। किसे ज़्यादा अनुभव या ज़्यादा ज्ञान है, यह तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, पर यह मान लें कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे। स्पष्ट है कि फिर ऐसी जगह पर चुनाव की जरूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं? हम यह कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं? हम यह व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप ही शासन करे? हम इस चीज़ की व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद न हो वे अपने पद पर न बने रहे? इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सके और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी दें। इस व्यवस्था का नाम चुनाव है। इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव जरूरी माना जाता है। चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं। वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या हैं? चुनाव कई तरह से हो सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते ही हैं, यहाँ तक कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में भी किसी न किसी तरह के चुनाव होते हैं। 100 चुनाव लोकतांत्रिक हुए हैं, इसे जांचने के लिए हमारे लिए क्या पैमाने हैं? हमने अध्याय में इस सवाल पर हल्की सी चर्चा की थी। हमने वहाँ अनेक देशों के चुनाव के उदाहरण दिए थे जिन्हें हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते। आइए वहाँ सीखे सबक को याद करें और लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तों के साथ अपनी बात की शुरुआत करें। पहला, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी के मत का समान मोल हो। दूसरा, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, पार्टी और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। तीसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे, पर नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए। चौथा, लोग जिसे चाहें वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। पांचवा, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सकें। ये शर्तें बहुत आसान और सरल लग सकती हैं, लेकिन अनेक देश ऐसे हैं जहाँ के चुनाव में इन शर्तों को भी पूरा नहीं किया जाता। इस अध्याय में हम अपने देश में हुए चुनाव पर भी ये शर्तें लागू करके ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ के चुनाव को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं। क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज़ है? इस प्रकार हम पाते हैं कि चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता है। यह प्रतियोगिता कई तरह का रूप ले सकती है। सबसे स्पष्ट रूप है राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता। निर्वाचन क्षेत्रों में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंदिता का हो जाता है। अगर प्रतिद्वंदिता नहीं रहे तो चुनाव बेमानी हो जाएंगे। लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का होना अच्छी चीज़ है? चुनावी प्रतिद्वंदिता में कुछ स्पष्ट नुकसान दिखते हैं। इससे हर बस्ती हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। आपने भी अपने इलाके में सुना होगा कि लोग पॉलिटिक्स के फैसले की शिकायत कर रहे हैं। विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौड़ जीतने का यह दबाव सही किस्म की दीर्घकालिक राजनीति को पनपने नहीं देता। समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते। उन्हें इस मुश्किल और बेढंगी लड़ाई में उतरना अच्छा नहीं लगता। हमारे संविधान निर्माता इन समस्याओं के प्रति सचेत थे, फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए
मुक्त चुनावी मुकाबले का ही चयन किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालिक रूप से यही व्यवस्था बेहतर काम करती है। एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोगों का हित किन चीज़ों में है तथा ये सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं। पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता। दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पेशों के लोगों के समान आगे बढ़ने की, अपना कैरियर बनाने की चिंता होती है। वे सत्ता में बना रहना चाहते हैं या अपने लिए बड़ी से बड़ी कुर्सी और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार पाना चाहते हैं। संभव है कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो, पर सिर्फ इस भावना के भरोसे चीज़ों को छोड़ना जोखिम का काम है। यह भी संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना हो, पर उन्हें यह मालूम न हो कि यह काम कैसे किया जा सकता है, या फिर यह भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हो उनका लोगों की ज़रूरत या स्थानीय स्थितियों से मेल ही न बैठे। ऐसे में हम इन वास्तविकताओं का सामना कैसे कर सकते हैं? एक तरीका तो राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाने का है। दूसरा और ज़्यादा व्यावहारिक तरीका यह है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कार मिले और ऐसा न करने वालों को दंड मिले। इस पुरस्कार या दंड का फैसला कौन करता है? इसका सीधा सा जवाब है कि लोग करते हैं। चुनावी प्रतिद्वंदिता का यही अर्थ है कि नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाया तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और अगले चुनाव में उनकी जीत की संभावना बढ़ेगी। लेकिन यदि वे अपने कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल रहते हैं तो वे अगला चुनाव नहीं जीत सकेंगे। इस तरह यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से ही आगे आ रही है तो भी उसे मजबूरन जनता की सेवा करनी होगी। कुछ इसी ढंग से बाजार काम करता है। भले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फायदे की सोचता हो, उसे मजबूरन ग्राहक को अच्छा सौदा देना ही पड़ता है। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो ग्राहक दूसरी दुकान देखेगा। ठीक इसी तरह राजनीतिक मुकाबले से संभव है कुछ भेदभाव पनपे और लोगों में आपसी मनमुटाव पैदा हो, लेकिन आखिरकार इससे राजनीतिक दल और इसके नेता लोगों की सेवा के लिए बाध्य होते हैं। चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है? क्या हमारे देश में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए आइए देखें कि भारत में चुनाव किस तरह होते हैं। हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाते हैं। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। इसे आम चुनाव कहते हैं। कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है। जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुआ होता है, इसे उपचुनाव कहते हैं। इस अध्याय में हम आम चुनाव पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। चुनाव क्षेत्र। आपने पढ़ा कि हरियाणा के लोगों ने 90 विधायकों का चुनाव किया। संभव है आपने सोचा हो कि उन्होंने ऐसा कैसे किया होगा। क्या हरियाणा का हर व्यक्ति सभी 90 विधायकों के लिए वोट देता है? शायद आपको भी मालूम होगा कि ऐसा नहीं होता। अपने देश में हर क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व की प्रणाली से काम करते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है। उन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता है हर वोट का बराबर मूल्य। इसलिए हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफ़ी हद तक एक समान हो। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं।
पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव में भी यही तरीका अपनाया जाता है। प्रत्येक पंचायत को कई वार्ड में बांटा जाता है, जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र हैं। प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। कई बार निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है, क्योंकि हर क्षेत्र संसदीय विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए हम जब कहते हैं कि लोकदल ने हरियाणा की 60 सीटें जीती हैं, तो इसका मतलब है कि विधानसभा के 60 निर्वाचन क्षेत्रों से लोकदल के 60 लोग जीतकर राज्य विधानसभा में पहुंचे। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार देता है, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को चिंता थी कि संभव है खुले चुनाव मुकाबले में कुछ कमजोर समूहों के लोग लोकसभा और विधानसभा में पहुंच नहीं पाए। संभव है कि चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा और संपर्क उनके पास हो ही नहीं। संसाधनों वाले प्रभावशाली लोग उनको चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो संसद और विधानसभाओं में हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज़ ही नहीं पहुंच पाएगी। इससे हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधियों का चरित्र कमज़ोर होगा और यह व्यवस्था कम लोकतांत्रिक होगी। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची। इसी कारण कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षित है, तो कुछ क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इसी तरह सिर्फ अनुसूचित जनजाति के ही व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। अभी लोकसभा की 84 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। 26 जनवरी 2019 की स्थिति, ये सीटें पूरी आबादी में इन समूहों के हिस्से के अनुपात में है। इस प्रकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें किसी अन्य समूह के उचित हिस्से में से कुछ नहीं लेती। कमजोर समूह के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था बाद में जिला और स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई। अनेक राज्यों में अब ग्रामीण पंचायतों, शहरी नगर पालिकाओं और नगर निगमों, स्थानीय निकाय में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण लागू हो गया है, पर हर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात अलग अलग है। इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। ये देखो मैप दर्शा रहा है। जो प्लेन है वो सामान्य है। कुल क्षेत्र 543 है, लेकिन सामान्य में कितने 412। और जो रेड है उसमें आरक्षित अनुसूचित जाति 84, जो ग्रीन है आरक्षित अनुसूचित जनजाति 47। तो रेड में देखो आरक्षित आएंगे, ग्रीन में अनुसूचित जनजाति, और जो ब्लैंक है वाइट 412 सामान्य। ये देखो जहाँ रेड आएगा वहाँ आएगा अनुसूचित जाति 84 सीट है, और जो ग्रीन है वो अनुसूचित जनजाति, और ब्लैंक है जो वाइट है वहाँ 412 सामान्य है। निर्वाचन क्षेत्र देख लेते हैं कितना कहाँ पर क्या है। आंध्र प्रदेश में 25, अरुणाचल प्रदेश में 2, असम में 14, बिहार में 40, छत्तीसगढ़ में 11, गोवा में 2, गुजरात में 26, हरियाणा में 10, हिमाचल प्रदेश में 4, झारखंड में 14, कर्नाटक में 28, केरल में 20, मध्य प्रदेश में 29, महाराष्ट्र में 48, मणिपुर में 2, मेघालय में 2, मिजोरम में 1, नागालैंड में 1, ओडिशा में 21, पंजाब में 13, राजस्थान में 25, सिक्किम में 1, सबसे कम सिक्किम और नागालैंड, मिजोरम में 1 है। तमिलनाडु में 39, तेलंगाना में 17, त्रिपुरा में 2, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा 80, उत्तराखंड में 5, पश्चिम बंगाल में 42। ये केंद्र शासित प्रदेश आ गए। अंडमान निकोबार में नहीं है द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1, चंडीगढ़ में 1, दादरा एवं नगर हवेली में 1, दमन और दीव में 1, दिल्ली में 7, जम्मू कश्मीर में 5, लद्दाख में 1, लक्षद्वीप में 1, पांडुचेरी में 1। केंद्र शासित में सबसे ज़्यादा है दिल्ली में, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके और सभी में 1 है। ठीक है।
अब मतदाता सूची के बारे में पढ़ते हैं। एक बार जब निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो जाता है तब यह तय किया जाता है कि कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं। इस फैसले को अंतिम दिन तक के लिए किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। लोकतांत्रिक चुनाव में मतदाता की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव से काफ़ी पहले तैयार कर ली जाती है और हर किसी को दे दी जाती है। इस सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं। आम बोलचाल में इसे वोटर लिस्ट भी कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसका सीधा संबंध लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिलने से पहले हमने सार्वभौम वयस्क मताधिकार के बारे में पढ़ा था। व्यवहार में इसका मतलब है कि हर किसी को मत देने का अधिकार होना चाहिए और हर एक का मत समान मोल का होना चाहिए। जब तक ठोस कारण न हो किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अलग अलग नागरिक अनेक मामलों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई कम या एकदम अशिक्षित है, कोई कम दयालु बहुत दयालु है तो कोई नहीं। पर हर कोई इंसान तो है और अपनी ज़रूरतों और विचारों के अनुरूप समाज में योगदान करता है। इसलिए सभी को प्रभावित करने वाले निर्णय में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव वोट डाल सकते हैं। नागरिक की जाति, धर्म, लिंग चाहे जो भी हो उसे मत देने का अधिकार है। अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद खास स्थितियों में ही होता है। सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। चूँकि हर अगले चुनाव में नए लोग मतदाता बनने की उम्र तक आ जाते हैं, इसलिए हर चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को सुधारा जाता है। जो लोग उस इलाके से बाहर चले जाते हैं या जिनकी मौत हो जाती है उनके नाम इस सूची से काट दिए जाते हैं। हर 5 वर्ष में मतदाता सूची का पूर्ण नवीनीकरण किया जाता है। ऐसा मतदाता सूची को एकदम ताज़ा रखने के लिए किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से चुनाव में फोटो पहचान पत्र की नई व्यवस्था लागू की गई है। सरकार ने मतदाता सूची में दर्ज सभी लोगों को यह कार्ड देने की कोशिश की कि वोट देने जाते समय मतदाता को यह पहचान पत्र साथ रखना होता है, जिससे किसी एक का वोट कोई दूसरा न डाले। पर मतदान के लिए यह कार्ड अभी तक अनिवार्य नहीं हुआ है। वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र भी दिखा सकते हैं। उम्मीदवारों का नामांकन। हमने ऊपर देखा कि लोकतांत्रिक चुनाव में लोगों के पास वास्तविक विकल्प होना चाहिए। यह तभी होगा जब किसी के भी चुनाव लड़ने पर लगभग किसी किस्म की बंदिश न हो। हमारे चुनाव प्रणाली ऐसा ही करती है। जो कोई व्यक्ति मतदाता है वह उम्मीदवार भी हो सकता है। सिर्फ एक फ़र्क यह है कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में ही वोट डालने का अधिकारी हो जाता है, जबकि उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। उम्मीदवार बनने में भी ये देखो निर्वाचन नामावली 2019। उम्र में भी अपराधियों वगैरह पर रोक है, लेकिन यह पाबंदी भी बहुत ही कम मामलों में लागू होती है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है। पार्टी के मनोनयन को बोलचाल की भाषा में टिकट कहते हैं। चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करानी पड़ती है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवारों से एक घोषणा पत्र भरवाने की नई प्रणाली भी शुरू हुई है। अब हर उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ ब्यौरे देते हुए वैधानिक घोषणा करनी होती है। प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामलों के सारे विवरण देने होते हैं। उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले, उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा, उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता, इस सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इससे मतदाताओं को उम्मीदवारों द्वारा खुद के बारे में सूचना के आधार पर अपने फैसले करने का मौका मिलता है। उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता क्या? जब देश की सभी नौकरियों के लिए किसी न किसी किस्म की शैक्षिक योग्यता जरूरी है, तो विधायक या सांसद महत्वपूर्ण पदों के चुनाव के लिए किसी किस्म की शैक्षिक योग्यता की जरूरत क्यों नहीं? सभी तरह के काम सिर्फ शैक्षिक योग्यता के आधार पर नहीं होते। जैसे भारतीय क्रिकेट टीम के में चुनाव के लिए डिग्री की नहीं, अच्छा क्रिकेट खेलने की योग्यता जरूरी है। इसी प्रकार विधायक या सांसद की सबसे बड़ी योग्यता है कि वह अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझे, उनकी चिंताओं को समझे और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करे। वे ये काम
कर रहे हैं या नहीं, इसकी परीक्षा उनके लाखों वोटर 5 साल तक रोज लेते हैं। अगर शिक्षा या डिग्री की प्रासंगिकता हो भी तो यह जिम्मा लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि वे शैक्षिक योग्यता को कितना महत्व देते हैं। हमारे देश में शैक्षिक योग्यता की शर्त लगाना एक अन्य कारण से भी लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ होगा। इसका मतलब होगा देश के अधिकांश लोगों को चुनाव लड़ने के मौलिक अधिकार से वंचित करना। जैसे यदि उम्मीदवार के लिए BA, BCom या BSc की स्नातक डिग्री को भी अनिवार्य किया गया तो 90% से ज़्यादा नागरिक चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाएंगे। भारतीय चुनाव प्रणाली कुछ विशेषताएं, कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, इनके सही जोड़े बनाइए। सिद्धांत चुनाव प्रणाली की विशेषताएं। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता, कमजोर वर्गों को प्रतिनिधित्व, 18 वर्ष उससे ऊपर के सभी को मताधिकार, खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, सभी को पार्टी बनाने चुनाव लड़ने की आज़ादी, एक मत एक वोट, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सभी को पार्टी बनाने चुनाव लड़ने की आज़ादी, कमजोर वर्ग को प्रतिनिधित्व, अनुसूचित जातियों जनजातियों की सीटों का आरक्षण, खुली राजनीतिक प्रतिनिधित्व, हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता, एक मत एक वोट, 18 वर्ष और उससे ऊपर के सभी को मताधिकार। तो दोस्तों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और जो बच्चा लेसन है वो जल्दी मिलने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।